नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में डीएलएड 2021 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत मेनली 3 अवस्थाओं की चर्चा की जाती है। पहला शैशवावस्था जो कि 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष माना जाता है। उसके बाद से बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष और फिर किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। यानी कि बाल विकास के अंतर्गत हम लोग 0 से 18 वर्ष की चर्चा करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 से 18 वर्ष। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास किशोरावस्था में जाकर के पूर्ण होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूर्ण की बात की जा रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा शैशवावस्था से, ठीक है। यहाँ पे जब बुद्धि का विकास पूरा कंप्लीट हो जाता है उसकी बात की जा रही है, तो ये किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही व्यक्ति के अंतर्गत तर्क वितर्क करना, चिंतन, समस्या समाधान हेतु सोच विचार करना, ये सभी चीज़ें किशोरावस्था में आती हैं। इसी वजह से बुद्धि का जो लगभग विकास है पूर्ण, वो किशोरावस्था में माना जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है वो 270 होती है। कई बुक्स में आपको 350 भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब बच्चा जन्म लेता है यानी नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 270 ही होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है और शैशवावस्था से जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या फिर बढ़ती है, 270 से बढ़ करके 350 के आसपास हो जाती है। लेकिन अगर बात करें किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था में जब वो जाता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या फिर घट करके मात्र 206 रह जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप बच्चे नवजात शिशु को देखेंगे तो उसका जो शरीर होता है काफ़ी लचीला होता है। आप उसको थोड़ी बेड से गिर गया या फिर ये हो गया तो उसके हड्डियों में इतना जल्दी वो टूटता नहीं है, क्योंकि इतना लचीला होता है। उसके कई हड्डियाँ एक दूसरे से बीच में जॉइंट से जुड़े रहते हैं, जो कि जैसे जैसे उसका विकास होता है तो वो हड्डियां जहां से जुड़े रहते थे वो एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से जब वो बच्चे का शारीरिक विकास हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 ही होती है, लेकिन बाल्यावस्था में उसके में हड्डियों की संख्या बढ़ करके 350 हो जाती है और फिर प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते उसमें हड्डियों की संख्या मात्र 206 रह जाती है। प्रश्न में आपसे नवजात शिशु की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 3, 270 इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यहां पर देख लीजिए, इन दोनों विकल्प में हमेशा विवाद बना रहता है। यह प्रश्न यूपी टेट 2021 में भी रिपीट हुआ है और इस प्रश्न में एनसीईआरटी के तहत ऑप्शन नंबर 1 को सही माना जाता है, प्रेरणा। क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे सीखने के लिए उतना ही उनका जो अधिगम होगा वो स्थायी होता है, ठीक है। तो प्रेरणा जो होता है यानी मोटिवेशन जो होता है वो बच्चे के सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेरणा। आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर बच्चा रुचि ही ना ले तो फिर कितना भी उसको मोटिवेट कर लीजिए, प्रेरणा दे लीजिए, तो फिर वो पढ़ेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं जब तक उसके अंदर रुचि नहीं रहेगी। लेकिन एनसीईआरटी प्रेरणा को ही प्रीफर करती है, इस वजह से यहाँ पर उत्तर आपका प्रेरणा ही हो जाएगा। और यूपी टेट जो कि पीएनपी के द्वारा ही आयोजित कराई जाती है, पीएनपी ने भी प्रेरणा को ही यूपी टेट 2021 के पत्र में सही उत्तर माना था। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेरणा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की, सीखने की सही परिभाषा है। तो जब भी प्रयास और अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसी को अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखने की सही परिभाषा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न पूछा गया था, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। तो नैतिक विकास चारित्रिक विकास से संबंधित होता है, क्योंकि आपके चरित्र में जो नैतिकता आती है उसी को नैतिक विकास कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चारित्रिक विकास। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, युंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था उसी में से एक दिया गया है बहिर्मुखी। उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो उसी में से एक प्रकार दिया गया है बहिर्मुखी। तो उत्तर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर 1, बहिर्मुखी। 9वां प्रश्न पूछा गया था, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का
व्यक्तित्व होता है? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्मुखी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की, चिंतन के साधनों में एक है। चिंतन के साधनों की बात की जाए तो कुल 4 साधन होते हैं। पहला इमेज जिसे प्रतिमा बोलते हैं, दूसरा लैंग्वेज जिसे भाषा बोलते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट जिसे संप्रत्यय बोलते हैं और चौथा सिंबल या फिर साइन जिसे प्रतीक या फिर संकेत बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 संकेत, जो कि चिंतन का साधन है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संकेत। 11वां प्रश्न पूछा गया था, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए प्रमुख स्रोत है। अभिप्रेरणा कहने का मतलब कि बालक को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है उद्दीपक। उद्दीपक कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज या वस्तु या फिर घटना जो आपको किसी के प्रति अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो उद्दीपक है। अब जैसे कि मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें कुछ बच्चे सीखने में रुचि दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और उनको देख करके टीचर जब उनको शाबाशी देता है तो दूसरा बच्चा भी उसको देख करके मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए, तो वो उसके लिए उद्दीपक का काम करने लगा। ठीक है, तो उद्दीपक की वजह से अभिप्रेरणा उत्पन्न किया जा सकता है, उद्दीपक उत्तर हो सकता है। दूसरा देखिए रुचि दिया गया है। रुचि कहने का मतलब कि बालक जितना किसी चीज़ में रुचि लेंगे उतना ही इंटरनली वो मोटिवेटेड होते हैं। आप जब भी कोई फिल्म देखते हैं या फिर गाना सुनते हैं तो आपको वो जल्दी कंठस्थ हो जाता है, आप जल्दी उसको याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर गाने में या फिर उस मूवी में इंटरेस्ट लिया था, तो उसके सीन आपको सालों साल याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस मूवी में रुचि लिया था। तो रुचि जब बच्चा किसी चीज़ में लेता है तो वह मोटिवेटेड हो जाता है सीखने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख स्रोत हो गया। तीसरा अगर बात की जाए आवश्यकता की, तो देखिए आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बालक है जिसके परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है और उसको पैसे की आवश्यकता है। जब वो आवश्यकता हुई तो वो अंदर से खुद मोटिवेट होगा कि वह मेहनत करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। तो यहाँ पर आवश्यकता किस चीज़ की थी? पैसे की। और पैसे की वजह से वो मोटिवेटेड हो गया कि मुझे पढ़ाई करनी है और ज़्यादा स्किल सीख करके अपने परिवार की स्थिति को सुधारनी है। तो आवश्यकता भी मोटिवेट करने के लिए एक प्रमुख कारक होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे तीनों ऑप्शन सही थे। ठीक है, इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न पूछा गया था, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्काउट का है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्काउट। 13वां प्रश्न पूछा गया था, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, पहला ऑप्शन दिया गया संवेदनशील होता है। तो किसी भी क्रिया के प्रति अनुक्रिया करने के लिए वो संवेदनशील होता है, इस वजह से ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए परिहास प्रिय होता है। परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व होगा सृजनात्मक बालक का वो बहिर्मुखी टाइप का होगा, तभी वो हंसी मजाक में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही होता है, सृजनात्मक बालक परिहास प्रिय होता है। तीसरा देखिए जिज्ञासु होता है, ये सबसे ज़्यादा सटीक होता है, क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब ही ये होता है कि बच्चे जिज्ञासु होंगे तभी वो नई नई चीज़ों को नए तरीके से करेंगे और सृजनात्मक होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों ऑप्शन सही होने की वजह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की, संवेग का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया है। क्रोध जो होता है वो संवेग का प्रकार है, भय भी संवेग का प्रकार है, प्रेम भी संवेग होता है। जो होता है वो आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं की चर्चा की गई थी। तो ये तीनों उत्तर गलत हो गए। एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3 ध्यान, जो कि संवेग का प्रकार नहीं होता है, नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्यान। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या होता है? तो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का जो सबसे प्रमुख कारक है वह उद्वेलन होता है। इसको मानसिक उद्वेलन भी बोलते हैं। तो मानसिक उद्वेलन की वजह से ही आक्रामकता होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उद्वेलन। दोस्तों अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी प्रथम सेमेस्टर में अभ्यर्थी हैं उनकी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। पहला कारण आप लिख सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत शिक्षकों को बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है कि किस मानसिक स्तर या फिर किस आयु वर्ग में किस प्रकार से उसका मानसिक या फिर शारीरिक विकास होता है। तो इसके माध्यम से शिक्षक ये समझने में सक्षम होते हैं कि किस क्लास के बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करना है या फिर कौन सी विधि के माध्यम से उसको पढ़ाना है ताकि वह उसके मानसिक स्तर के अनुरूप हो। दूसरा आप लिख सकते हैं कि भले ही
वातावरण या फिर आनुवांशिक किसी दो भाई के समान हो, फिर भी उनमें कुछ अंतर हो सकता है। कहने का मतलब कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे से अलग है, इसका अध्ययन कराया जाता है बाल विकास के अंतर्गत, ताकि कक्षा में जितने भी बालक हों उनको अलग अलग तरीके से अगर कुछ कठिनाई आ रही है तो उसको वहाँ का शिक्षक हैंडल कर सके और उनको उनके मानसिक स्तर और उनकी समस्याओं के अनुरूप उनके समस्याओं का समाधान कर सके। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। पहला आप लिख सकते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि शैशवावस्था में बालकों में आत्म प्रेम की भावना देखी जाती है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो किशोरावस्था के बारे में आप लिख सकते हैं कि किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द एडोलेंस का हिंदी रूपांतरण है। इस काल की जो अवधि मानी जाती है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच मानी जाती है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आ जाती है और अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। इस अवस्था में बालकों में तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 की, समायोजन क्या है। जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था उसमें एक महत्वपूर्ण टर्म समायोजन उन्होंने यूज किया था, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। अनुकूलन के अंतर्गत आत्मसात्करण और समायोजन को जीन पियाजे ने बताया था। सबसे पहले बात करेंगे अनुकूलन क्या होता है। तो बाहरी परिवेश से सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो कुछ आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना ही अनुकूलन हो गया। ठीक है, अब आप किसी परिस्थिति में या फिर किसी उद्दीपक के अनुसार अपने आप को किस प्रकार से ढालेंगे, इसके 2 प्रक्रिया उनके द्वारा बताया गया था। पहला उन्होंने बताया था आत्मसात्करण और दूसरा बताया था समायोजन। तो आत्मसात्करण क्या होता है, तो अगर आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से सेव है, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी आप देखते हैं उसका एक इमेज आपके माइंड में सेट हो जाता है और दोबारा जब वो चीज़ें देखते हैं तो उसी इमेज से वो कंपैरिजन करके आपको ज्ञात होता है कि आप वो वस्तु पर्टिकुलर देख रहे हैं जो कि आपके माइंड में पहले से सेट है। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो गाय को देखा तो गाय का एक इमेज उसके माइंड में सेट हो जाएगा जिसे स्कीमा उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो जब भी अगली बार जब वो गाय को देखेगा तो उसके माइंड में जो पहले से स्कीमा सेट है, गाय का जो इमेज सेट है, वो उससे कंपैरिजन करके उसको ज्ञात हो जाता है कि ये गाय है। ठीक है, तो ये आत्मसात्करण हो गया कि अगर पुरानी इंफॉर्मेशन में बिना कुछ परिवर्तन किए हुए नई इंफॉर्मेशन को जोड़ा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, वो गाय को देखा तो उसका इमेज एक स्कीमा उसके माइंड में बन गया गाय का अलग से। ठीक है, फिर उसने कुत्ते को देखा तो फिर उसका एक अलग से स्कीमा बन गया, उसके माइंड में एक कुत्ते का इमेज सेव हो गया। ठीक है, तो ये आत्मसात्करण हो रहा है कि बिना पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव किए हुए नई इंफॉर्मेशन जुड़ते जाना। और समायोजन की अगर बात की जाए तो मान लीजिए बच्चे के माइंड में पहले से सेट है कि जो 4 पैर वाला जानवर होगा या तो वो गाय होगा या तो कुत्ता होगा, क्योंकि गाय और कुत्ता को वो पहले से देख रखा था। अब अचानक से वो टहल रहा था, उसने एक बिल्ली को देखा, फिर वो अपने पापा से बोलता है पापा देखो वो गाय जा रही है। तो उसके पापा बोलेंगे नहीं बेटा ये गाय नहीं है, फिर वो बोलेगा ये कुत्ता हो सकता है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से सेट था कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। फिर उसके पापा बोलेंगे बेटा ये कुत्ता भी नहीं है, ये बिल्ली है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में पहले से सेव थी उसमें एक मानसिक उद्वेलन उत्पन्न हो गया कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास सेव थी उसमें वो एक तरीके से अनुकूलन नहीं कर पा रहा है। अब उसको पुरानी डेटा में, यानी कि जो उसने माइंड सेटअप बना लिया था कि 4 पैर वाला या तो गाय होगा या तो कुत्ता होगा, उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा और उसमें ये सेव करना होगा कि 4 पैर वाले कुत्ते और गाय के अलावा बिल्ली भी हो सकती है। तो ये समायोजन होता है, यानी कि पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करके नई इंफॉर्मेशन को जोड़ना, ये समायोजन कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 की, तर्क का क्या तात्पर्य है। तर्क के बारे में आप लिख सकते हैं कि तर्क व्यक्ति के विगत अनुभव जो पहले वो सीख चुका है उसके आधार पर किसी समस्या के हल ना होने की दशा में पूर्व अनुभव, यानी कि जो उसको अधिगम हो चुका है, जो सीख चुका है, उसके व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त होने की स्थिति है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 की, सामाजिक विकास क्या है। तो हरलॉक ने सामाजिक विकास का बहुत अच्छा परिभाषा दिया है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। यानी कि समाज में जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए।
तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की बहुत अच्छी परिभाषा दी, आप लिख सकते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। 23वां प्रश्न पूछा गया था, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो ये किशोरावस्था में आता है, जिसकी आयु वर्ग सीमा 12 से 18 वर्ष होती है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 की, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपका व्यवहार कुछ परिवर्तित हो गया पहले से नॉर्मल कंडीशन से, तो वो अधिगम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके तबीयत खराब होने के लिए आपने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बालक ABCD क ख ग घ सीखता है तो वह उसके लिए प्रशिक्षण ले रहा है, उसके लिए वो प्रयास कर रहा है और अनुभव हुआ तब जाकर के उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब कि वो ABCD और क ख ग घ उसको याद हुआ। तो अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास किया जाए और पहले के अनुभव का यूज करके अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अधिगम कहा जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 की, कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो दूरस्थ या फिर परोक्ष वस्तु, यानी कि जो कि आपके सामने मूर्त अवस्था में उपस्थित नहीं है, उसके संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 की, रुचि के भेद बताइए। रुचि और अभिरुचि दोनों एक ही चीज़ है। आपके सिलेबस में अभिरुचि नाम से टॉपिक दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभिरुचि 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्त अभिरुचि, इसमें किसी व्यक्ति वस्तु या फिर किसी स्थान के प्रति व्यक्ति अपनी रुचि प्रकट करता है, यानी झुकाव प्रकट करता है, तो इसे व्यक्त अभिरुचि कहते हैं। दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि, इसमें कोई व्यक्ति विशेष से पूछ करके दूसरे व्यक्ति विशेष की अभिरुचि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है वो अभिव्यक्त कर रहा है अपनी रुचि को, इस वजह से इसे अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि कहते हैं। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है वो परीक्षित अभिरुचि होता है। जब भी किसी परीक्षण के माध्यम से अगर किसी की रुचि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है परीक्षण करके, तो इसे परीक्षित अभिरुचि कहते हैं। 27वां प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में पहला होता है शाब्दिक या फिर भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा इसी में होता है अशाब्दिक या फिर क्रियात्मक परीक्षण, जो कि अनपढ़ लोगों के लिए होता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया, पहला सामूहिक शाब्दिक और दूसरा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बात करेंगे प्रश्न संख्या 28 की, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? कहानीकार, कलाकार और दार्शनिक में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, जो कि अपने कल्पना और विचार शक्ति और मानसिक प्रतिभाओं से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इस प्रकार की बुद्धि गणितज्ञ में, कहानीकार में, कलाकार में, चित्रकार में पाई जाती है, जो कि बिना मूर्त चीज़ों को देखे हुए अमूर्त रूप से चिंतन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। 29वां प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। तो शारीरिक विकास का अध्ययन इस वजह से जरूरी है कि अगर शारीरिक अक्षमता जन्म के समय बालक में कुछ है जो कि उसके अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो समय रहते उसका इलाज हो सके ताकि अधिगम अक्षमता को दूर किया जा सके अगर संभव हो तो। इसके अलावा शारीरिक विकास के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन कराया जाता है कि किस बाल विकास के अवस्थाओं के अंतर्गत कितना शारीरिक रूप से बच्चे का विकास होना चाहिए, ताकि अगर उस रूप से उसका विकास नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ भिन्नता है तो समय रहते उसकी समस्याओं का हल निकाला जा सके। बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। बाल्यावस्था की 2 विशेषता में पहला आप लिख सकते हैं कि समूह में रहने की भावना का विकास होता है, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि कंपटीशन लेवल हाई रहता है, यानी प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। तो अधिगम की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि अधिगम जो होता है वो उद्देश्य पूर्ण होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि सीखना जो होता है, यानी कि अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। अगला लिख सकते हैं कि अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, आप निष्क्रिय रह करके कुछ भी नया नहीं सीख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो सीखने की प्रभावशाली विधियां में कई विधियां हैं, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं करके सीखना, दूसरा लिख सकते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरा निरीक्षण करके सीखना,
चौथा परीक्षण करके सीखना, पांचवा सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, जैसे कि सम्मेलन हो गया, विचार गोष्ठी हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, वर्कशॉप विधि हो गया, समूह अधिगम हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधियां हैं अधिगम यानी कि सीखने की। 33वां प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये कथन स्टेनले हॉल का है। स्टेनले हॉल ने ही किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि 12 से 18 वर्ष जब बालक होता है तो वह किशोरावस्था माना जाता है। इस दौरान उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि उसमें पहली बार किशोरावस्था में जब वो 12 साल के ऊपर जाता है तो उसमें लैंगिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग। इसके अलावा उसमें विद्रोह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस उम्र में बालकों में विचार, मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विरोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अलावा चूंकि उसमें लैंगिक परिवर्तन हो रहे हैं इसलिए कामुकता भी उसमें बहुत चरम पर होती है। इसके अलावा जो स्थिरता होती है और समायोजन होता है वो भी काफ़ी हद तक पहले के अपेक्षा परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यवहारों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता हो जाती है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे वो परिपक्व होने लगता है और अब वो समाज की चुनौतियों को पहली बार फेस करने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा बात करें व्यवसाय का चुनाव भी उसको इसी दौरान लेना होता है। 12 से 18 के बीच में जब बालक होता है तो वह हाई स्कूल इंटर में होता है, तो उस समय उसको अपने करियर को रूपरेखा देने के लिए एक स्ट्रीम चुनना होता है। तो ये सभी चीज़ें पहली बार उसके साथ घटित हो रही होती हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तनाव और संघर्ष कर रहा होता है, विरोध की अवस्था से जूझ रहा होता है। इसी वजह से किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। बाल विकास के अंतर्गत बच्चे में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक क्रमिक परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है मनोवैज्ञानिक तौर पर। तो इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। तीसरा लिख सकते हैं यह पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि बाल विकास के दौरान बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में अवगत हुआ जा सकता है और उसी के मानसिक स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि बाल विकास छात्रों के विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता और महत्व के बारे में लिखा जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। किशोरों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का तात्पर्य यहाँ पर किशोरावस्था में जो व्यवहार संबंधी परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से जो परेशानी होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसर पर अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग व्यवहार करता है उसी समस्या को लेकर के। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन भी करते हैं संवेगों का। मान लीजिए कि वो क्रोध है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा और उसको प्रकट करने लगेगा। इसी वजह से स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर करके आते हैं और वो बिल्कुल अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाता है। 36वां प्रश्न पूछा गया था, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो आप लिख सकते हैं कि चिंतन के माध्यम से अध्यापन विधि पर ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि जो अध्यापक होगा वह चिंतन करके अपने अध्यापन विधियों में परिवर्तन कर सकता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। दूसरा आप लिख सकते हैं सहपाठ्यगामिक क्रियाओं का आयोजन किया जा सकता है चिंतन के माध्यम से। तीसरा आप लिख सकते हैं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य बालकों को सौंपा जा सकता है ताकि समूह में रह करके उनमें कार्य करने की प्रगति हो सके उसमें। अगला लिख सकते हैं जिज्ञासा को जागृत किया जा सकता है, क्योंकि किन किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे और ज़्यादा जिज्ञासु बने और उसमें सृजनात्मकता का विकास हो सके, इसके लिए शिक्षक को चिंतन करना चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि रटने की आदत को दूर करने के लिए भी चिंतन आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ें बालक रटेगा अगर वो चीज़ें चिंतन करके वो खुद करके सीख रहा है तो उसका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। तो इस प्रकार से आप चिंतन का महत्व लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 37 की, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। आपसे सिर्फ नाम पूछा गया है तो आप मानसिक विकास के पक्ष लिख सकते हैं। पहला संवेदना, दूसरा निरीक्षण, तीसरा स्मरण, चौथा कल्पना, पांचवा चिंतन, छठा निर्णय, सातवां बुद्धि, आठवां रुचि
या अभिरुचि, 9वां प्रत्यक्षीकरण, 10वां ध्यान, 11वां तर्क, 12वां सीखना और 13वां भाषा। ये सब कुछ जो है वो मानसिक विकास के पक्ष होते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 की, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। थॉर्नडाइक ने यह परिभाषा दी है कि गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। और इसके मापन के बारे में पूछा गया था कि इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के लिए कई सारे टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे कि मुख्यतः ये बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत कहने का मतलब कि एक व्यक्ति का एक समय में एक समय में एक ही व्यक्ति का अगर परीक्षण किया जाता है तो वो व्यक्तिगत होता है। और समूह के तहत यानी कि एक साथ कई लोगों का अगर बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। फिर ये 2 भागों में बांटा गया, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है इसमें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने, इसके अलावा वेस्लर वेलेक्यू बुद्धि परीक्षण आते हैं। अगर बात करें अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तो इसमें भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, ये सभी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। 39वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व मापन की कुल 3 प्रकार की विधियां हैं। पहला होता है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा होता है प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ में कई भागों में इसको बांटा गया है, जैसे कि जीवन इतिहास विधि, दूसरा होता है साक्षात्कार विधि, तीसरा प्रश्नावली विधि, चौथा आत्मकथा लेखन विधि। इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ की अगर बात की जाए तो इसमें मापन रेखा विधि, समाज मिति विधि, शारीरिक परीक्षण, और अगर प्रक्षेपी विधि की बात की जाए तो इसके अंतर्गत रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आदि आते हैं। तो इसमें से आपसे ये भी पूछा गया है कि किसी एक विधि का वर्णन करना है। तो आत्मनिष्ठ के अंतर्गत पहला जो मैंने आपको बताया जीवन इतिहास विधि, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भ धारण करने के समय से जो जो घटित हुआ है उसके साथ उसका इतिहास तैयार करता है। उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्रित करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अब दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम के कई नियम होते हैं, जैसे कि पहला बीज कोशों की निरंतरता का नियम, दूसरा समानता का नियम, तीसरा भिन्नता का नियम, चौथा प्रत्यागमन का नियम, पांचवा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और पांचवा मेंडल का नियम। तो सभी में आप 1-1, 2-2 लाइन लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहले के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।